So today we will be discussing about superposition theorem. Very interestingly, this theorem is applicable not only to both AC and DC circuits separately, but also to types of circuits which contain both types of sources. तो although हमने इसको DC circuits के बारे में पढ़ा है with various kinds of cases जहां पर independent sources हैं सिर्फ, और ऐसे केसेस जहां पर इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं, लेकिन इस यहाँ हमारे डिस्कशन में हम इनको देखेंगे कि एसी सर्किट्स पर कैसे अप्लाई हम करते हैं, विच आर इन फेजर डोमेन। और मोर इम्पोर्टेंटली जो हम इसमें सीखेंगे वो ये सीखेंगे इस तरह के सर्किट्स विच हैव गॉट एसी सोर्सेज एज वेल एज डीसी सोर्सेज। तो ये एक एग्जांपल है एक सर्किट का विच हैज गॉट मल्टीपल सोर्सेज, और आप देखो ये वाला जो सोर्स है इट इज अ वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज अ टाइप ऑफ एन एसी सोर्स। ये जो वोल्टेज सिंथेसाइज कर रहा है यहां पर ये सोर्स, दैट वोल्टेज इज ऑफ साइनसॉइडल नेचर। सेम सर्किट में एक और सोर्स है जो कि एक डीसी सोर्स है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज अ वेरी पावरफुल थ्योरम, स्पेशली इस तरह के केसेस में जहां पर हमें करंट्स कैलकुलेट करने हैं और सर्किट ऐसा है कि एसी सोर्स और डीसी सोर्स दोनों है वहां। अगर आप इस सर्किट को देखो तो दिस सर्किट इज इन टाइम डोमेन, राइट? रेसिस्टेंसेस आर इन ओम्स, इंडक्टर इज इन हेनरी। तो ये टाइम डोमेन में है सर्किट। दिस वोल्टेज इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर। इसको एज अ फेजर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो नेचुरली हम जो इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे दैट विल आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम इस क्वेश्चन को लेंगे। सो ये जो थ्योरम है वैसे ये बहुत इजी है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स which are linear and bilateral. So it says that in such kinds of networks, the current in a branch, अगर आपको किसी ब्रांच का करंट मालूम चल गया तो आप उस एलिमेंट का जिससे वो ब्रांच जिस ब्रांच में वो एलिमेंट है कोई और उससे करंट हमें अगर मालूम चल गया तो हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर करंट के साथ साथ वोल्टेज भी लिखा हुआ है, और वोल्टेज, राइट? सो बट माय फोकस विल बी ऑन करंट because once you know the current you can calculate the voltage. So the current in a branch due to simultaneous action of number of independent sources, यानी वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और वो सारे सोर्सेज साथ में एक्टिव हैं, साथ में वो एनर्जाइज कर रहे हैं लोड को या उस एलिमेंट को जिसमें हम करंट निकालना चाहते हैं। तो जो करंट होगा वो कैसा होगा? दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट करंट्स, यानी इंडिविजुअल करंट्स अकेले एक सोर्स के कारण जो है उनके अलजेब्राइक सम के बराबर वो होगा, राइट? इसको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं इसको हम। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस नेटवर्क हियर। दिस नेटवर्क इज अ लीनियर एंड पैसिव बायलैटरल नेटवर्क, ठीक है? ये एक ब्रांच है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। ये लोड है, लेट अस से दिस इज द लोड, ओके? Now this network and the load is being energized by two sources. ये एक source है, let us call it source 1, and this is one source, let us call it source 2, ठीक है? E जो है यहाँ पर, ये जो source energize कर रहा है इसलिए E को हम कह रहे हैं excitation, basically input, right? So this is excitation 1 and this is excitation 2. ये एक्साइटेशन हमें वोल्टेज सोर्स से भी मिल सकता है या करंट सोर्स से भी मिल सकता है, बट दिस इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स। इस बायलैटरल नेटवर्क के अंदर देयर में भी डिपेंडेंट सोर्सेस, लेकिन हम जो देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस को यहां पर देख रहे हैं। तो ये दो सोर्सेस ऑफ एक्साइटेशन है, ऑलराइट? इस तो इनके एक्साइटेशन से क्या हो रहा है? जो लोड है वहां पर कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, दिस इज अ रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं आउटपुट, और हमारे लिए है यहाँ पर ये करंट, ओके? सो वी हैव
what we have here is we have multiple excitations here, which are coming from the sources, और एक रिस्पॉन्स है हमारे पास, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि आप एक बार में एक ही एक्साइटेशन को एक्टिव रखो और बाकी सारे एक्साइटेशंस को डीएक्टिवेट कर, है ना। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास दो एक्साइटेशंस हैं, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस केसेस हियर। दिस इज केस 1। केस 1 में हमने क्या किया, ये जो एक्साइटेशन 1 था, फर्स्ट एक्साइटेशन जो था ये एक्टिव है और सेकंड एक्साइटेशन डीएक्टिवेटेड है, यानी कि वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है अभी नेटवर्क। कई सारी जगह आप देखोगे कि एक्साइटेशन इज रिमूव्ड, हम उसको रिमूव नहीं कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं डीएक्टिवेट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज को अलग अलग तरह से डीएक्टिवेट किया जाता है। तो पहला केस वो है जब एक सोर्स एक्टिव है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर एक दूसरा एक ही था, तो इसलिए वो एक डीएक्टिवेटेड है। जब एक अकेला एक्टिव है तो उसके कारण जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं R1। फिर अगली बार हमने क्या किया, इन केस 2 हमने सेकंड वाले सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब जिसको पहले एक्टिव रखा था उसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, और जो पिछली बार डीएक्टिवेटेड था, नाउ दिस इज एक्टिव। यानी इस पूरे नेटवर्क को एनर्जाइज कौन कर रहा है, ये अकेला जो सोर्स 2 है वो एनर्जाइज कर रहा है। तो जो लोड ब्रांच है उसमें जो रिस्पॉन्स अभी जनरेट हो रहा है उसको हम कह रहे हैं R2। ऑलराइट, सो एट one time only one independent source is active। तो जो अकेला इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव है उसके कारण जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो करंट है किसी गिवन ब्रांच में, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार वो R1 है और एक बार वो R2 है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम सेज दैट कि जब दोनों सोर्सेस साथ में एक्ट करेंगे, यानी दोनों जब एक्टिव हैं, तो जो नेट रिस्पॉन्स होगा R, this net response will be equal to the sum of individual responses. So this will be equal to R1 plus R2. This is what superposition theorem states. इसके लिए requirement क्या है? Requirement ये है कि जो network है that should be linear and bilateral network. ठीक है, तो हम इसको अलग अलग एग्जाम्पल से शो किया। मैंने एक आपसे वीडियो भी शेयर किया था जहां पर हमने ऐसे नेटवर्क्स भी लिए थे जिनमें 3-3 सोर्सेस थे। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ केसेस जो होंगे वो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। अगर सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें उसको टच नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा जैसा है। तो हम डीएक्टिवेट कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज? हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो तरह के होंगे, एक होगा वोल्टेज सोर्स और एक होगा करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कैसे एनर्जाइज कर रहा है नेटवर्क को? इट इज एनर्जाइजिंग द नेटवर्क by generating a voltage between its two terminals। ये क्या कर रहा है, ये दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, और क्या होगा, उसके कारण कोई करंट फ्लो हो रहा है और करंट इनटू वोल्टेज विल गिव यू द पावर व्हिच इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस सोर्स, राइट। सो वोल्टेज सोर्स कैसे एनर्जाइज कर रहा है नेटवर्क को? बाय सिंथेसाइजिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो अगर आपको इसको डी एनर्जाइज करना है तो आप क्या करोगे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करो, है ना। इसने पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करके एनर्जाइज किया था, तो आप इसको डी एनर्जाइज करने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करो। तो आप क्या करोगे, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, उस वोल्टेज सोर्स को वहां से हटाया और उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट लगा दिया, उससे रिप्लेस कर दिया। मान लो ये टर्मिनल ए था और ये बी था, तो जब वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था? V0 के बराबर, VA माइनस VB। हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करना है, विच मींस दैट A और B का पोटेंशियल सेम होना चाहिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, A और B के बीच में एक शॉर्ट सर्किट लगा दिया। नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज जीरो।
So how do we deactivate a voltage source? We deactivate a voltage source by replacing it with a short circuit. ठीक है, वो रीजन मैंने आपको बताया कि हम क्यों करते हैं. अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है जो कि एक करंट सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस करंट सोर्स which is giving a current I naught between these terminals A and B, इस ब्रांच में कनेक्टेड है और ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है. तो जब हम इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, A से B के बीच में ये जो B to A जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज I naught हियर, है ना. इसको मैं BA लिख देता हूं. B से A जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I naught, एंड दैट इज हाउ the source is supplying energy to the network. तो हमें जब इसको डीएक्टिवेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो करंट है B से A वाला ये हो जाए जीरो. तो वो जीरो कैसे हो रहा है, वो जीरो हो रहा है when you replace that current source with an open circuit. तो मैंने यहाँ ओपन सर्किट से इसको रिप्लेस कर दिया so that no current is flowing here now. तो हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए we replace it with an open circuit. तो हमारे पास नेटवर्क जो होगा उसमें हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही डीएक्टिवेट करना है एक बार में एक. अगर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं नेटवर्क में तो हमें उनको नहीं छेड़ना है, वो हर बार एज इट इज रहेंगे. ऑलराइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ केसेस जो बनेंगे वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बराबर होंगे. ठीक है, तो जो स्टेप्स होंगे वो क्या है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं. हमें बस ये याद रखना है कि ओनली वन सोर्स इज कंसिडर्ड टू एक्ट. एक बार में एक ही सोर्स एक्ट कर रहा है. कौन सा सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स. द अदर सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपेडेंसेस. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे. आइडियल करंट सोर्स है तो आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे. उसके बाद क्या करोगे, इस अकेले सोर्स के कारण जो करंट जिस भी ब्रांच में हमें चाहिए था वो हम कर लेंगे कैलकुलेट. वी विल कॉल इट I1. उसके बाद दूसरे सोर्स के कारण करेंगे, वी विल कॉल इट I2. तीसरे सोर्स के कारण करेंगे, वी विल कॉल इट I3. और जब सारे सोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे साथ में तो जो नेट करंट होगा, लेट अस कॉल इट I naught, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 व्हिच इज एन अलजेब्राइक सम. वो अलजेब्राइक सम होना चाहिए, इसका मतलब आप साइन के साथ कंसीडर करो. तो गलती से बचने के लिए, साइन वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये मान लेना चाहिए कि जो फाइनल करंट है दोनों के कारण, मान लो वो मैंने इस लोड में ले लिया टॉप टू बॉटम, तो आप हर केस में इस करंट को टॉप टू बॉटम ही एज्यूम करो. यानी R1 को भी मैंने टॉप टू बॉटम लिया, R2 को भी मैंने टॉप टू बॉटम लिया. अब चाहे वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वो ऐड हो रहा है अभी, है ना, साइन के साथ, R1 प्लस R2. राइट, सो दिस हाउ वी कैन अवॉइड मिस्टेक्स while applying this theorem. ये मैं भी I'll show how to do it. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीनियर सर्किट्स जहां पर टाइम वेरिंग हो या टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, दोनों पे ये एप्लीकेबल है. ठीक है, ये कब अप्रोप्रिएट है इसको यूज करना, ऐसे सर्किट में विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, देन इट इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. पावर रिलेशनशिप के लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं है. जैसे मैंने वोल्टेज कहा और करंट कहा, बट यू कैन नॉट राइट इट फॉर पावर कि एक सोर्स के कारण जो पावर है और दूसरे के कारण जो पावर है वो ऐड हो जाएगी. ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी रेसिस्टेंस में जो पावर है दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, वो स्क्वायर पर डिपेंड है. यानी अगर करंट नेगेटिव होगा तो भी ये जब पावर के लिए हम ले रहे हैं तो दिस वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव, स्क्वायर वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव. तो अलजेब्रिक सम हो नहीं सकता, तो इट इज नॉट वैलिड फॉर पावर रिलेशनशिप. This theorem is not applicable to circuits which contain only independent source. अगर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है तब हम कर नहीं पाएंगे फिर अप्लाई. ऑलराइट, और ऑफ कोर्स नॉन लीनियर सर्किट्स हैं तो भी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और अगर सर्किट में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इसको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अकेला एक्टिव है और उसके कारण करंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. मैं दो तरह के एग्जांपल लूंगा. एक एग्जांपल एसी सर्किट्स का एग्जांपल है, प्योरली एसी सर्किट का एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं ऐसा लूंगा जहां पर
दो तरह के सोर्सेज हैं, एसी सोर्स एज वेल एज डीसी सोर्स। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच। तो ये वाली जो ब्रांच है, लेट अस कॉल दिस जंक्शन एज ए एंड दिस जंक्शन एज बी। ये वाली ब्रांच एक कैपेसिटर ब्रांच है और हमें इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखो हमें एक ये वाला सोर्स दिख रहा है, ये कैसा सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। और किस टाइप का वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट। सो दिस इज फर्स्ट सोर्स। हमें एक और सोर्स दिख रहा है, ये वाला, दिस सोर्स इज अ करंट सोर्स। और कैसे टाइप का करंट सोर्स है ये, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सो दिस सर्किट हैज गॉट ओनली टू सोर्सेस। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जो केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, जब एक बार वोल्टेज सोर्स एक्टिव है और दूसरी बार करंट सोर्स एक्टिव है। हमें कौन सा करंट कैलकुलेट करना है, हमें कैपेसिटर वाली ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना है। इस करंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं ए से बी की तरफ, जो हमें कैलकुलेट करना है, और मैं इसकी वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूं एज आई नॉट। ये जो सोर्सेज है, अब देखो ये साइनसॉइडल सोर्सेज है, फेजर्स हैं ये, इसका मतलब करंट भी साइनसॉइडल होगा, यानी ये भी एक फेजर होगा, इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया आई नॉट बार। ठीक है, सो हियर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस करंट आई नॉट बार। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। सो दीज जंक्शंस आर ए एंड बी। The desired current which is to be calculated is, I'm assuming that it is flowing from A to B. I'm calling that current as I naught bar. This circuit has two independent sources, which means that I will have two cases here, क्योंकि हमें मालूम है number of cases जो बनेंगे that will be equal to number of independent sources in the circuit. तो पहला केस क्या होगा, जब वोल्टेज सोर्स जो है वो एक्टिव है, बाकी सारे सोर्सेस डीएक्टिवेटेड। सारे सोर्सेस के नाम पे एक ही सोर्स बचा जो है करंट सोर्स। दूसरा केस क्या होगा, जब करंट सोर्स एक्टिव है और बाकी सारे सोर्सेस डीएक्टिवेटेड, बाकी सारे सोर्सेस के नाम पर एक वोल्टेज सोर्स बचा। ओके, तो मैं यहां पर वो सर्किट्स बना रहा हूं। देखो मैंने पहला सर्किट बनाया, इसमें मैंने क्या किया, ये जो 4 ∠0 है ये एक्टिव है। दूसरा जो करंट सोर्स है उसको मुझे डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने डीएक्टिवेट कैसे किया, मैंने उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उसको रिप्लेस कर दिया एक ओपन सर्किट से। इसका मतलब कोई करंट यहां फ्लो नहीं हो रहा है। मेरे इंटरेस्ट की जो ब्रांच है वो है ये वाली ब्रांच ए बी। इसका मैंने करंट कितना एज्यूम किया था, जब दोनों एक्ट कर रहे थे आई नॉट। तो अब मैं जब अकेला एक ही सोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैंने इस करंट को एज्यूम कर लिया आई नॉट डैश। डायरेक्शन मैंने क्या ली, मैंने सेम डायरेक्शन ली ए से बी, right? So this I naught dash is the current flowing in the branch due to the voltage source alone. वो अकेला सोर्स एक्ट कर रहा है इस सर्किट। दूसरे केस में मैंने क्या किया, जो करंट सोर्स था अब वो एक्टिव है, इट इज देयर इन इट्स प्लेस। जो वोल्टेज सोर्स था मुझे उसको डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को पहले हटाया और उसको रिप्लेस कर दिया किससे, शॉर्ट सर्किट से। ये मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। दिस हाउ वी डीएक्टिवेट अ वोल्टेज सोर्स। मेरे इंटरेस्ट का भी करंट कौन सा है, मेरे इंटरेस्ट का करंट है ए और बी के बीच का करंट। अब ये करंट लेकिन किसके कारण फ्लो हो रहा है, ये अकेले करंट सोर्स के कारण ही है, और कोई सोर्स तो है नहीं यहाँ पर। इसलिए इस करंट की डायरेक्शन मैंने वंस अगेन ए से बी ली, और इस करंट को मैंने कहा आई नॉट डबल डैश। जो अकेले वोल्टेज सोर्स के कारण था करंट, उसको मैंने आई नॉट डैश लिया था ए से बी। जो करंट सोर्स के कारण करंट है उसको मैंने आई नॉट डबल डैश लिया अगेन ए से बी।
जब दोनों सोर्सेज एक्ट करेंगे तो मैंने उस करंट को कहा आई नॉट ए से बी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि जब दोनों सोर्सेज एक्ट करेंगे तो जो करंट होगा यानी कि आई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स, यानी आई नॉट और आई नॉट डबल डैश। यानी अब हमारा टारगेट है आई नॉट डैश और आई नॉट डबल डैश को कैलकुलेट करना, और उनका जो हम सम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट। ऑलराइट, सो ये वाले स्टेप्स में किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। साहिल, आपको कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, गुड। तो जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं, जैसे हम एसी सर्किट्स की करते आ रहे हैं, राइट? सो बट I'll do those calculations and we'll calculate that current. तो ये मैंने पहला वाला केस लिया था जब करंट सोर्स को मैंने डीएक्टिवेट किया था, कैसे? ओपन सर्किट से रिप्लेस करके। मेरे इंटरेस्ट का जो करंट है वो ए और बी के बीच का करंट है, और उस करंट को मैंने क्या कहा था? आई नॉट कहा था डैश। ओपन सर्किट है यानी कोई करंट यहाँ जाएगा नहीं, यानी आई नॉट डैश अगर बी तक आ रहा है तो वो नीचे की तरफ जा नहीं सकता, ये जीरो करंट है, यानी होल ऑफ दिस करंट विल गो अपवर्ड्स, which means that this current is I naught dash. यही करंट यहाँ आएगा, यही करंट यहाँ आएगा, यही करंट यहाँ आएगा, so this current is I naught dash, right? So इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हमें I naught dash करंट की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है? ये सर्किट जो है ये फेजर डोमेन में है, which means that you can treat this circuit as good as a DC circuit. DC सर्किट में हम क्या करते हैं, जब दो रेजिस्टेंसेस हमें सीरीज में दिखते हैं तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो हमें देखो यहाँ 3 ओम और 4J ओम सीरीज में दिख रहे हैं, तो हम उनको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक इम्पीडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 + 4J ओम्स। इसी तरह से ए और बी के बीच में जो ब्रांच है उसमें भी जो दो एलिमेंट्स हैं वो मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। दिस विल बी 3 + -4J विच इज 3 - 4J ओम्स, राइट? इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट ही आई नॉट डैश है। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है, साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ∠0 इन वोल्ट्स। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा है, और हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो आई नॉट कैलकुलेट करने का है। तो वंस अगेन वी कैन इजीली अप्लाई केवीएल हियर। जैसे हम डीसी सर्किट्स को अप्लाई करते हैं वैसे हम यहाँ पर इजीली अप्लाई करेंगे क्योंकि फेजर डोमेन में है। तो आई एम टेकिंग दिस लूप क्लॉकवाइज एंड आई एम राइटिंग केवीएल फॉर लूप, नाम दे देते हैं उसका एल। दिस इज द लूप एल, ओके। तो इस लूप एल में हम केवीएल लिख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जंक्शन ए एंड वी आर ट्रेवलिंग क्लॉकवाइज। तो ये वाला करंट हमें मालूम था, दिस करंट इज आई नॉट डैश, दिस करंट इज आई नॉट डैश। तो मैं ए से ऊपर की तरफ गया, करंट मेरे से अपोजिट आ रहा है, माइनस साइन। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जैसे रेसिस्टिव सर्किट में हम करते हैं I × R, तो यहाँ करंट की जगह होगा आई नॉट डैश बार, और रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, एक इंपीडेंस है जिसकी वैल्यू है 3 + 4J। फिर मेरे रास्ते में एक वोल्टेज सोर्स आया, मैंने फॉल इन पोटेंशियल देखा, राइट? सो प्लस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 ∠0°। फिर मैं नीचे की तरफ आया, कोई एलिमेंट नहीं है, मैं बी पर आ गया, बी से मैं ए की तरफ गया, करंट इज अपोजिट टू मी, सो माइनस साइन, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आई नॉट डैश मल्टीप्लाइड विद 3 - 4J। मैं ए पर वापस आ गया हूं, सो दिस अलजेब्राइक सम शुड बी इक्वल टू 0, which means that I have this relationship I नॉट डैश, ये मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, इनके एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया, दिस इज 3 + 4J + 3 - 4J, चेक करना अगर कोई गलती होगी तो, 4 ∠0 इज इक्वल टू 4 ∠0 + 4J - 4J गेट कैंसल्ड, ये 6 हो जाएगा। सो आई नॉट डैश विल बी इक्वल टू 4/6 ∠0। आई नॉट डैश एक करंट है, सो इट विल बी इन एम्पियर्स, सो दिस इज 2/3 and angle is 0 degrees amperes. All right, so हमें I नॉट डैश की वैल्यू पता लग गई है यहाँ पर। I नॉट डैश जो है दिस इज इक्वल टू 2/3 ∠0 degrees amperes.
अब हमें आई नॉट डबल डैश कैलकुलेट करना है, जो कि है केस 2, जिसमें करंट सोर्स एक्टिव है और बाकी सोर्सेस डीएक्टिवेटेड है। बाकी सोर्सेस के नाम पे क्या है, एक वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स ये दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड था, उसको डीएक्टिवेट हमने कैसे किया था, उसको हटा दिया और उसको रिप्लेस कर दिया एक शॉर्ट सर्किट से, यानी ये दोनों टर्मिनल पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है एक कंडक्टर से, राइट। हमारे जो इंटरेस्ट का करंट है वो फ्लो हो रहा है ए और बी के बीच में, और इस करंट को हमने कहा था आई नॉट डबल डैश, ये हमें कैलकुलेट करना है। वंस अगेन यहां पर कैलकुलेशंस करने के लिए मैं ब्रांच करंट मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक करंट सोर्स है, एरो की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ये वाला करंट हमें मालूम है। इस करंट की वैल्यू कितनी है, दिस करंट इज 2 एंगल 90 डिग्रीज। ये साइनसॉइडल करंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जंक्शन ए पर मैंने केसीएल अप्लाई किया, मैंने देखा कि 2 एंगल 90 डिग्रीज इनकमिंग है और आई नॉट डबल डैश आउटगोइंग है, तो बचा हुआ करंट जो है वो होगा 2 एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट डबल डैश। ये करंट ऊपर की तरफ आया, यहां से सेम करंट फ्लो होगा और बी तक जो करंट आएगा वो आएगा 2 एंगल 0 माइनस आई नॉट डबल डैश। तो सारे ब्रांचेस में हमें करंट मालूम चल गए, राइट, आइदर डायरेक्ट वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल आई नॉट डबल डैश। तो हमें आई नॉट डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एक ही वेरिएबल है, यानी हमें एक ही इक्वेशन की जरूरत है, तो हम इस सर्किट में कोई सा लूप ले लेंगे और हम ऐसा लूप अवॉइड करेंगे जिसमें करंट सोर्स है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला लूप बचा, लेट अस कॉल दिस लूप एज लूप एल। इसको मैंने क्लॉकवाइज लिया है, सो आई एम राइटिंग केवीएल फॉर लूप एल। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन ए, करंट मेरे साथ साथ चल रहा है, सो प्लस साइन, करंट की जो वैल्यू है दैट इज 2 एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट डबल डैश, और जो इंपीडेंस की वैल्यू है वो दोनों ऐड होके एक ही इंपीडेंस बन रहा है 3 + 4j, सो दिस इज 3 + 4j। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। फिर मैं लेफ्ट से राइट आया, कोई एलिमेंट नहीं है, राइट साइड वाले पॉइंट से मैं नीचे की तरफ आया, कोई एलिमेंट नहीं है। फिर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूँ, करंट मेरे से अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस साइन, वैल्यू जो करंट की है वो है आई नॉट डबल डैश, और जो इंपीडेंस की वैल्यू है दैट इज 3 - 4j, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज आई नॉट डबल डैश मल्टीप्लाइड विद इंपीडेंस, यानी 3 - 4j, और a पर हम वापस आ गए, सो दिस सम शुड बी इक्वल टू 0। सो वंस वी सॉल्व दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई नॉट डबल डैश। सो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, सो दिस विल बी 6 एंगल 90 डिग्रीज माइनस आई नॉट डबल डैश इंटू 3 + 4j माइनस आई नॉट डबल डैश 3 - 4j, दिस इज इक्वल टू 0। आई नॉट डबल डैश वाली टर्म को मैं अलग कर ले रहा हूँ, इक्वल साइन के अलग अलग कर रहा हूँ, 6 एंगल 90 और आई नॉट डबल डैश को। सो आई गेट आई नॉट डबल डैश 3 + 4j plus 3 - 4j, and this equals 6 angle 90 degrees, which means that I naught double dash is equal to 6 angle 90 degrees divided by plus 4j minus 4j cancel हो जाएगा, 3 and 3 will be added up, this is 6, so this is divided by 6. I naught double dash एक current है, so it will be in amps, so this means that I naught double dash is equal to 1 angle 90 degrees amps. So हमें I naught double dash भी पता चल गया, this is 1 angle 90 degrees, यानी नेट करंट जो होगा वो आई नॉट और आई नॉट डैश और आई नॉट डबल डैश का सम था, सो दिस इज 1 एंगल 90 डिग्रीज। ये करंट है, सो दिस विल बी इन एम्पियर्स। फिर मुझे क्या करना है, मुझे बस इनका सम करना है, विच आई कैन इजिली डू यूजिंग अ कैलकुलेटर। सो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, दिस इज 1 एंगल 90 डिग्रीज प्लस 2/3 एंगल 0। जो आंसर आ रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दिस आंसर इज 0.67
प्लस 1J, ये एम्पियर्स में है करंट। इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये करंट जो मुझे दिखा वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी 1.20 मैग्नीट्यूड है उसका, एंड दिस एंगल विल बी 56.31 degrees. All right, so this answer will be 1.2 angle 56.31 degrees. So this is how we can calculate the net current. इन कैलकुलेशंस में या प्रोसीजर में कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। रजत, आपको कोई डाउट है इसमें? नो सर। पुष्पजोत? नो डाउट सर। गुड। तो देखो इस आंसर का मतलब क्या हुआ? इस आंसर का मतलब ये हुआ, हमें यहां पर अगर एक फेजर डायग्राम बनाना पड़े, अगर हमें एक फेजर डायग्राम बनाना पड़े तो हम बहुत इजीली बना सकते हैं। हमारे लिए रेफरेंस फेजर है सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज हमारे लिए रेफरेंस फेजर है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 एंगल 0 डिग्रीज। ठीक है, मैंने ओमेगा लगा दी। 0 डिग्रीज पर ये बना। ये जो सोर्स करंट है ये कितने एंगल पे है? प्लस 90 डिग्रीज पर है। दिस करंट इज द अनदर करंट जो कितना है? 2 एंगल 90 डिग्रीज एम्पियर। और जो ब्रांच से हमें करंट पूछा गया था वो करंट कितना है? 56.31 डिग्रीज पर है। राइट, समवेयर हियर इस तरह का कोई करंट है और दिस एंगल इज 56.31 डिग्रीज और इसका मैग्नीट्यूड जो है 1.20 एम्पियर। यानी सोर्स करंट से ये लैग कर रहा है करंट, और सोर्स वोल्टेज से ये लीड कर रहा है। मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैग्नीट्यूड कितना है, एंगल कितना है, इनके बीच के आपस के फेज डिफरेंसेस कितने होंगे, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। ओके सर, अगर जो करंट का एंगल 2 एंगल -90 होता तो नीचे होता फिर उसका एरो? हाँ, -90 होता तो वो नीचे की तरफ। ठीक। ठीक है, हम इससे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग लेकिन अब एग्जांपल देखेंगे। यहां पर हमें आई नॉट करंट कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में दिया भी ना गया हो कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करो, तो भी हमें इंट्यूटिवली पता लग जाना चाहिए कि यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना बेस्ट है, क्योंकि इस सर्किट में 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, मतलब टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं। एक डीसी सोर्स है और एक एसी सोर्स। राइट, अभी तक हम जो सर्किट्स देख रहे थे वो या तो प्योरली डीसी सर्किट्स थे या प्योरली एसी सर्किट्स थे। नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन व्हिच हैज गॉट एसी सोर्स एज वेल एज डीसी सोर्स। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिकली बताया ना भी जाए कि आपको ये करंट सुपरपोजिशन थ्योरम से कैलकुलेट करना है, स्टिल यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि मुझे ये सुपरपोजिशन से करना चाहिए, क्योंकि सबसे लॉजिकल जो मेथोडोलॉजी है वो यहीं से मिलती है हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो हमारा जो टारगेट करंट है वो क्या है? हमारा टारगेट करंट है आई नॉट। नंबर ऑफ सोर्सेज कितने हैं? 2 हैं, और वो दोनों सोर्सेज कैसे हैं? दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। राइट, तो ये वाला जो सोर्स है ये एक वोल्टेज सोर्स है, और क्या टाइप है? ये इंडिपेंडेंट टाइप है। किस टाइप का? लेकिन एसीडीसी में किस टाइप का सोर्स है? एसी सोर्स है। जो दूसरा सोर्स है दिस वन, ये भी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये डीसी सोर्स है। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगा उसमें कुछ कंपोनेंट एसी का होगा और कुछ कंपोनेंट डीसी का होगा। इसलिए हम आंसर जब लाएंगे तो टाइम डोमेन में लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि केसेस बनेंगे कैसे। तो मैंने यहां पर 2 केसेस शो कर रहा हूं, केस 1 एंड केस 2। 2 केस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 2 सोर्सेज। तो केस 1 में मैंने क्या किया, इसमें मैंने एसी सोर्स को एक्टिव रखा है और जो बाकी सारे सोर्सेज थे उनको डीएक्टिवेट कर दिया। बाकी सोर्सेज के नाम पे एक ही था।
वोल्टेज सोर्स था डीसी। कैसे डीएक्टिवेट करोगे आप? उसको रिप्लेस कर दो एक शॉर्ट सर्किट से, और इस करंट का नाम दे दो आई नॉट डैश। अभी मैं यहां पर बार नहीं लगा रहा हूं। मैंने बार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी ये सर्किट फेजर डोमेन में नहीं है, ये टाइम डोमेन में है सर्किट। सी, वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है यहाँ पर। इंडक्टर हेनरी में है, जे वगैरह या जे में मल्टीप्लाइड नहीं है और ओम्स में नहीं है। ये सर्किट किस में है? टाइम डोमेन में है। केस 2 में मैं क्या करूंगा? डीसी सोर्स अकेले को एक्टिव रखूंगा और बाकी सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करूंगा। बाकी सारे सोर्सेस के नाम पे एक एसी सोर्स था, उसको कैसे डीएक्टिवेट करूंगा? उसको हटाऊंगा यहां से और उसको कर दूंगा शॉर्ट सर्किट, और इस करंट को मैं कह दूंगा आई नॉट डबल डैश। ऑलराइट, तो ये जो करंट होगा आई नॉट, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? ये करंट जो होगा ये होगा आई नॉट डैश प्लस आई नॉट डबल डैश, इनके बराबर होगा ये। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट दीज टू करंट्स। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है? देखो, हमारे इंटरेस्ट की जो ब्रांच है वो ये वाली ब्रांच है ए बी। जब आपने इसको एक्टिवेट किया था एक एसी सोर्स से, तो ये करंट भी कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग होगा। आई नॉट की जो शेप होगी वो इस तरह की शेप होगी, आई नॉट डबल डैश, आई नॉट डैश जो शेप होगी वो साइनसॉइडल या को साइनसॉइडल जो कहना चाहो वैसी शेप हो। जब हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं एक डीसी सोर्स से और ये स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, इंडक्टर है, आपको याद होगा आरएल सर्किट्स में एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, लेकिन जब स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर जो आई नॉट दिखाई देगा, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द डायरेक्शन, आई एम जस्ट कमेंटिंग ऑन द वैल्यू, मतलब वेव फॉर्म। तो वो इस तरह की वेव फॉर्म होगी। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, यानी वो जीरो से शिफ्ट होके इस तरह की वेव फॉर्म मिलेगी। राइट, ये जीरो एक्सिस से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, या अगर आई नॉट डबल डैश नेगेटिव आएगा तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों है। इस तरह के जो एनालिसिस है, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ नंबर ऑफ कोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर कमिंग सेमेस्टर्स। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो एक बहुत पावरफुल थ्योरम है। इसको हम अलग अलग ढंग से अलग अलग सिस्टम्स में अप्लाई करते हैं, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ढंग से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है आई नॉट डैश और आई नॉट डबल डैश कैलकुलेट करना। सबसे पहले मैं सेकंड वाला केस कर लेता हूं क्योंकि वो मुझे आसान दिख रहा है। ये मैं केस 2 देख रहा हूं। डीसी सोर्स एक्टिव है, एसी सोर्स को डीएक्टिवेट किया क्योंकि वो एक वोल्टेज सोर्स था, तो डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने क्या किया? उसको मैंने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आप एक आरएल सर्किट को आप याद करो। आरएल सर्किट में क्या होता था? जब डीसी सोर्स है, ये आर है और ये एल है, आपने जब इसको कनेक्ट करते हो और जब आप करंट को देखते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट जीरो से स्टार्ट होता है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाता है। ये वाली स्टेट जो होती है इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, और ये वाली जो स्टेट थी इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे सिर्फ स्टेडी स्टेट में है ना। ये जो करंट की वैल्यू आती है, मान लो अगर ये वी नॉट है, ये आर है, ये एल है, तो करंट की वैल्यू आप याद करो आती है वी नॉट बाई आर। तो बेसिकली ये जो इंडक्टर है इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। यानी अगर करंट समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है ना, करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। तो करंट जब स्टेडी स्टेट में आ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बिकम्स जीरो, यानी इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो स्टेडी स्टेट में ये वाला सर्किट कैसा दिखाई देगा? एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, स्टेडी स्टेट में ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द डीसी सोर्स, 8 वोल्ट्स, यहां पर ऐसा था। इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और हमारा इंटरेस्ट ये वाले करंट को कैलकुलेट करने में, विच इज आई नॉट डैश। स्टेडी स्टेट में अगर डीसी सोर्स अकेला है यहाँ पर, तो इंडक्टर जो है इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अगर ये कैपेसिटर होता तो इट वुड हैव एक्टेड लाइक एन ओपन सर्किट। तो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। हमारा इंटरेस्ट आई नॉट डैश कैलकुलेट करने में है। तो अगेन मैं केसीएल और केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ।
आप देखो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 ओम के अक्रॉस 0 है। तो अगर 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका करंट भी कितना होना चाहिए? 0 एम्प्स, यानी 4 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, सारा का सारा करंट ए से बी की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला करंट कितना होना चाहिए? आई नॉट डैश प्लस 4 ओम का करंट, यानी दिस करंट इज आई नॉट डैश। तो ये सर्किट ऐसा दिख रहा है। एक ही वेरिएबल है, एक सिंपल सी इक्वेशन है जहां पर 8 वोल्ट और 2 ओम है। सो आई नॉट डैश can be easily calculated as 8 by 2 current है, so it will be in amperes. So I naught dash comes out to be equal to 4 amps. यहाँ पर ये देखें कि ये जो करंट है ये एक डीसी करंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। क्यों है कांस्टेंट वैल्यू? क्योंकि जो सोर्स है वो डीसी सोर्स। ऑल राइट, लेट अस कम बैक टू द केस 1। केस 1 में क्या था? एसी सोर्स एक्टिव था, डीसी सोर्स को डीएक्टिवेट किया गया था। डीसी सोर्स एक वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। हमारे इंटरेस्ट का करंट ये है, जिसको हमने कहा आई नॉट डबल डैश, इसको हम कह देते हैं क्योंकि केस 2 को मैंने आई नॉट डैश लिया। आई नॉट डबल डैश करंट हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। अब ये सर्किट एक एसी सर्किट है, यानी कि इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको चेंज हम कर लेते हैं फेजर डोमेन में। फेजर डोमेन में जब हम इस सर्किट को चेंज करेंगे तो ये जो वोल्टेज था ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो था वो एज इट इज रहेगा, ये रेसिस्टेंस एज इट इज रहेगा, ये सर्किट एज इट इज रहेगा। इंडक्टर में जो हेनरी में जो लिखा हुआ था उसकी जगह हम उसको उसके रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाइड विद जे। रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल। एल तो हमें मालूम है 1 हेनरी है, ओमेगा हमें पता करना पड़ेगा। ओमेगा हमें यहां से पता चलेगा। साइन या कोसाइन के साथ क्या आता है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एफ एम साइन या फिर कोसाइन ओमेगा टी, है ना। साइनसोइडल फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्म में होता है नॉर्मली। कोसाइन हो या साइन हो, बात एक ही है, शेप्स दोनों की सेम है। विच मीन्स दैट कंपेयर अगर आप करो तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4, और उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। यानी कि एक्सएल कितना हो गया? ओमेगा एल, यानी 4 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद 1 हेनरी, और एक्सएल का यूनिट क्या होता है? ओम्स, यानी एक्सएल कितना है यहाँ पर? 4 ओम्स है। इंडक्टर है इसलिए हम उससे जे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज जे टाइम्स 4 एंड दिस इज इन ओम्स। हमें ये वाला करंट कैलकुलेट करना है, ये भी एक फेजर होगा, तो अब मैं इसको स्मॉल आई नॉट डबल डैश ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल आई नॉट डबल डैश बार। ऑलराइट, इसी तरह से जो वोल्टेज है उसको मैं टाइम डोमेन में ना लिखकर फेजर डोमेन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर एंगल जो है वो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाय √2, एंगल होगा 0 डिग्रीज, वोल्टेज है सो इट विल बी इन वोल्ट्स। अब हम यहाँ पर इजीली आई नॉट डबल डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं इसको कैलकुलेशंस कर रहा हूं यहाँ पर। ये सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं, द सर्किट लुक्स लाइक दिस। ऐसा सर्किट है, मेरे इंटरेस्ट का करंट ये है आई नॉट डबल डैश, दिस इज 10 √2 एंगल 0, दिस इज 4 ohms, दिस इज 4 j ohms, सॉरी दिस इज 2 ohms एंड दिस इज 4 j ohms। तो हम क्या कर सकते हैं? ये वाला जो ओरिजिनल करंट था, अगेन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मुझे 4j और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं और 4 सीरीज में दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो करंट है, लेट अस कॉल इट दिस करंट एज I1 बार। I1 बार जो करंट है उसको इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओवरऑल इंपीडेंस। तो 2 और 4 मुझे पैरेलल में दिख रहा है ना, मैं साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं सो दैट आई कैन शेयर द कंप्लीट आंसर विद यू। तो ये हो जाएगा 8j डिवाइडेड बाय 2 + 4j, ये पहला जो इम्पीडेंस है वो हो जाएगा। इसमें हमने ऐड कर दिया 4 क्योंकि उसके साथ सीरीज में दिखाई देगा। सो दिस ओवरऑल इम्पीडेंस विल बी 13.42 एंड एंगल विल बी
63.43 degrees. Current है, so it will be in amperes. और ये मैं वैल्यू भी कैलकुलेट कर देता हूं. This current comes out to be equal to 0.53 and the angle is minus 63.43 degrees. करंट है, so it will be amps. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये करंट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो I नॉट डबल डैश. सो करंट डिवीजन रूल मैंने लगाया. दिस इज 2 plus 4j multiplied with I1 bar. So this current comes out to be equal to, मैं इसको कैलकुलेशन साथ साथ कर रहा हूं. This current comes out to be equal to 0.235 and the angle is minus 126.87 degrees. इस करंट को अगर मैं टाइम डोमेन में वापस चेंज कर दूं तो ये उसकी आरएमएस वैल्यू है. तो इसकी पीक वैल्यू होगी 0.235 मल्टीप्लाइड विद √2. सो दिस इज 0.332 cos ओमेगा टी की जगह 4t आ जाएगा और एंगल इज minus 126.87 डिग्रीज एम्प्स. राइट. सो जो फाइनल करंट होगा जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट हमने करना था, दैट करंट विल बी इक्वल टू जो डीसी करंट आया था 4 एम्प्स प्लस ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, यानी कि 0.332 cos ऑफ 4t minus 126.87 डिग्रीज एम्प्स. यानी ये जो करंट होगा इसमें एक साइनसॉइडल कंपोनेंट भी है और एक डीसी कंपोनेंट भी है. ठीक है. आई होप देयर इज दिस मेथड